लखनऊ में सीएम योगी से क्रिकेटर पीयूष चावला ने की मुलाकात। सीएम योगी से क्रिकेटर पीयूष चावला ने मुलाकात की है। सीएम आवास पहुंचकर क्रिकेटर ने की शिष्टाचार मुलाकात। क्रिकेटर पीयूष चावला ने सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर पहुंचकर एक शिष्टाचार भेंट की और उसी शिष्टाचार भेंट की तस्वीरें भी प्राइम टीवी आप तक पहुंचा रहा है। तो सीएम योगी से क्रिकेटर पीयूष चावला ने एक शिष्टाचार मुलाकात उनके आवास पर पहुंचकर की है। कन्नौज में अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया है। तो अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि जो दल जहां मजबूत है हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का समर्थन किया है। उनके नेतृत्व में वहां चुनाव लड़ा जाएगा। जी हाँ, जहां जहां विपक्षी पार्टियां मजबूत है, जहां जहां तमाम पार्टियां मजबूत है, उनके साथ उनके समर्थन में अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी खड़े रहेंगे। और भाजपा ने ये जीत की नकली जीत है। तो अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव के नतीजों पर कहा कि भाजपा की ये नकली जीत है, हमें लोकतंत्र बचाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सर, आज कोई चुनाव में बजरंगबली का प्रयोग किया गया था। तो कर्नाटक में चुनाव में भैया एक मिनट हम लेंगे। ये बीजेपी वाले ये नहीं बताना चाहते घरों में मेगा सिलेंडर रखा हुआ है। जब ये नौजवान मोटरसाइकिल और गाड़ी लेकर के जाते हैं, महंगा डीजल और पेट्रोल खरीदना पड़ता है। इन सब बातों को छिपाने के लिए इस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठाती है। कन्नौज में कई अधिवक्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठे। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और भ्रष्टाचार की जानकारी हमें भी दे, जिससे इन अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इन लोगों को घेरा जाए। सर, उत्तर प्रदेश में सपा सरकार मजबूत स्थिति में मुख्य विपक्ष पार्टी है, तो क्या आगामी लोकसभा चुनाव जौनपुर में दीवानी न्यायालय परिसर में पेशी पर आए कैदी को गोली मारी गई है। तो दीवानी न्यायालय परिसर में एक पेशी के लिए एक आरोपी पहुंचा था जिसको गोली मार दी गई है। कोर्ट में पेशी पर आए एक बंदी को गोली मारी गई है। बदमाश की ओर से हुई हर्ष फायरिंग में बंदी गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। गोली मारकर भाग रहे बदमाश को कचहरी परिसर में ही लोगों ने धर दबोचा है। कचहरी परिसर में हुई घटना को लेकर पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। तो आपको बताते चले कि पेशी के लिए आए एक कैदी को गोली मारते हुए घायल कर दिया गया है। दीवानी न्यायालय परिसर में इस गोलीकांड से कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और एक बार पुलिस की कार्यशैली पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। तो दीवानी न्यायालय परिसर में आए एक बंदी को बदमाश ने गोली मार दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़े हैं। कलीम, एक बार फिर से पेशी के लिए न्यायालय पहुंचे एक बंदी को गोली मार दी गई है, क्या कुछ था ये पूरा मामला? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से एक बात हम आपको पहले बता दें कि जिस तरीके से कोर्ट परिसर में जब बंदी को लाया जाता है तो इसको लेकर के जो अधिकारियों ने एक निर्देश दिया था कि बंदी को सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया जाए। लेकिन ये जो लापरवाही है, ये बड़ी लापरवाही, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर असलहा लेके जाना ये एक खुद पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठता है। क्योंकि जो कोर्ट परिसर है उसके बाहर बाकायदा पुलिस तो तैनात रहती है। इसके साथ साथ मेटल डिटेक्टर मशीन लगाई जाती है जिसके अंदर स्कैन करके ही लोगों को भेजा जाता है। अगर उसमें कोई अगर आपके पास धारदार हथियार है या फिर असलहा है तो उसको बाहर ही रोक दिया जाता है और उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया तो ये जाहिर सी बात है पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। लेकिन वो हमलावर कौन था, आखिर उस बंदी को गोली क्यों मारी है, इस मामले पे अभी तक ज्यादा कुछ जानकारी नहीं। लेकिन कलीम, आखिर ये लापरवाही कब तक बर्दाश्त की जाएगी? क्योंकि अतीक अशरफ हत्याकांड में भी हॉस्पिटल ले जाते टाइम, मेडिकल कराते ले जाते टाइम पुलिस की अभिरक्षा में अतीक अशरफ को गोली मार दी जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाहर एक युवती को गोली मारते हुए घायल किया जाता है। तो वहीं अब यहाँ न्यायालय परिसर में गोली मार दी गई है। देखिए, ये एक बड़ी लापरवाही इसलिए कही है क्योंकि लगातार पुलिस अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था उस घेरे को कमजोर कर रही है। क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था का घेरा है वो इसलिए कमजोर है क्योंकि जब वो पुलिस ही अभिरक्षा में इस तरीके की घटनाएं होंगी तो जाहिर सी बात है जो कैदी है वो अपने आप को महफूज क्यों समझेगा। क्योंकि जिस तरीके से आप दिल्ली की बात कर ले लें, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से गोलीकांड हुआ या फिर प्रयागराज की घटना ले लिए, अभी आज ही की घटना जौनपुर की ले लिए, क्योंकि जब पुलिस बाहर गेट पर बैठी है, मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, तो आखिर उस मेटल डिटेक्टर से इस तरीके का हथियार अंदर कैसे गया? क्या पुलिस ने उसको रोका नहीं या फिर क्या वहां पे पुलिस की मुस्तैदी नहीं रही? ये सभी बड़े सवाल है क्योंकि इस मामले को लेकर के आखिर
क्या कुछ लापरवाहियां बरती जा रही, इसको लेकर के अभी तक किसी भी पुलिस अधिकारी की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, दावा जरूर किया जा रहा है, क्योंकि पहले की तरह इस बार भी दावा किया गया है कि जो लापरवाहियां हुई हैं, आखिर लापरवाही किस तरीके से हुई है, जो गेट पर लगे बिल्कुल कलीम, अब ये तो जांच का विषय है, जो कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन आरोपी था, किसने गोली मारी है, ये तो जांच का ही विषय है। धन्यवाद कलीम, हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लखनऊ में महिला की पिटाई पर दबंगों को पुलिस का सहयोग होने का आरोप लगाया है। तो महिला की पिटाई पर दबंगों को पुलिस का सहयोग मिलने का भी आरोप लगाया गया है। महिला की दबंगों ने की जमकर पिटाई, पुलिस पर संरक्षण देने का आरोप इस दौरान महिला ने लगाया है और पुलिस से शिकायत करने पर उसको ही थाने से गालियां मिली थी। वही महिला ने आरोप लगाया कि बालागंज चौकी इंचार्ज ने मकान खाली करने की धमकी तक दी थी। वहीं ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के समनान गार्डन के पास की एक घटना बताई गई है, जहां पर महिला की पहले तो दबंगों ने पिटाई की है, फिर उसके बाद पुलिस पर ही संरक्षण का आरोप लगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम जुड़े हैं। कलीम, एक तो महिला की पिटाई की जाती है, फिर जब महिला पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस अपराधियों को संरक्षण देते हुए महिला के साथ ही जो है बदसलूकी करती है, अभद्रता करती है। देखिए, पुलिस, लखनऊ पुलिस की हम बात करें तो जिस तरीके से एक मित्र पुलिसिंग का जो है अधिकारी दावा करते हैं, लेकिन जो लखनऊ पुलिस के कुछ जो जिम्मेदार हैं वो लगातार इस मित्र पुलिसिंग पर को ठेंगा दिखाते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अभी हजरतगंज की जो घटना थी उस दौरान भी देखा गया कि महिला के बीच में ही लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जो अभी ठाकुरगंज की जो घटना है, इसमें एक महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप ये लगाए हैं कि पुलिस ने जिन दबंगों को संरक्षण दे रखा है, उन दबंगों ने उस महिला की न कि पिटाई की बल्कि उसको घर से बाहर भी निकाल दिया। महिला ने एक गंभीर आरोप ये भी लगाया है जो बालागंज चौकी इंचार्ज है उनके ऊपर, कि अभी कुछ दिन पहले ही जब ये अपनी एक शिकायत लेकर के पहुंची थी, तब दरोगा के द्वारा जो उसको धमकाया गया था कि तुम मकान खाली कर दो वरना घर से बाहर कर दिए जाओगे, और आखिरकार उसको घर से दबंगों ने बाहर निकाल दिया। फिलहाल इस मामले को लेकर के जिस तरीके से वो पीड़ित महिला अधिकारियों के पास भी गई है, लेकिन अभी इसका कुछ भी संज्ञान नहीं लिया गया है। क्या कुछ उसके साथ जो बदसलूकी की गई है उसको लेकर के क्या पुलिस के ऊपर कार्रवाई होगी, या फिर जो दबंगों ने उसकी पिटाई करके उसको घर से बाहर निकाला है, क्या उन दबंगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? फिलहाल अभी इस मामले में किसी तरह का कोई ठोस कदम उठाने की बात सामने नहीं आई है। ठीक है कलीम, बीते दिनों हजरतगंज से भी एक ऐसी ही खबर सामने आई थी जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तो वहीं अब एक बार फिर से बालागंज चौकी इंचार्ज पर भी आरोप लगाए गए हैं। तो आखिर पुलिस पर कहीं ना कहीं इन सब मामलों को लेकर कार्रवाई नहीं होती है, यही वजह है कि पुलिस कहीं ना कहीं एक्शन से बचती है और आरोपियों को संरक्षण देती है। देखिए, अधिकारी भले ही इन सभी बातों को जो संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करने की बात करते हैं, लेकिन जो निचले स्तर पर बैठे हुए लोग हैं वो लगातार ऊपर अधिकारियों को गुमराह करते हैं, जिसके कारण जो है अधिकारी पूरी घटना से पूरी तरीके से रूबरू नहीं हो पाता है, और इसके कारण ही जो नीचे चुके के लोग हैं वो लगातार अपने आप को सेफ समझते हैं, क्योंकि जब पीड़ित पहुंचता है तो घूम फिर के मामला थाने को ही पहुंचता है, और थाने से जो रिपोर्ट जाती है तो उस रिपोर्ट के आधार पर जो अधिकारी कार्रवाई करते हैं उसको लेकर के ये लोग काफी बचे रहते हैं। फिलहाल जिस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता करने की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, वो केवल ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई घटनाएं महिलाओं के साथ अभद्रता करने की बात सामने आई, क्योंकि लगातार महिलाएं अपनी शिकायत भी लेकर नीचे तबकों की ऊपर अधिकारियों के पास भी पहुंच रही हैं। और अभी हाल ही के दिनों में जो हजरतगंज की घटना हुई थी उसमें भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन अभी इस मामले में कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। बिल्कुल ठीक है कलीम, हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हमीरपुर में अवैध असलहे के साथ युवक का फोटो वायरल हुआ है। अवैध असलहे के साथ युवक का फोटो एक बार फिर हमीरपुर से सामने आया है। वायरल फोटो में अवैध असलहे से फायर झोंकता नजर आया युवक। मोदाह कोतवाली क्षेत्र के कमहरिया गांव का ये पूरा मामला बताया गया है। तो वहीं अवैध असलहे के साथ युवक का ये फोटो वायरल हुआ है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर लोग देख रहे हैं इसको। और वायरल फोटो में अवैध असलहे से फायर झोंकता भी युवक नजर आया है। मोदाह कोतवाली क्षेत्र के कमहरिया गांव का ये युवक बताया जा रहा है। वही कमहरिया गांव का ये मामला भी बताया गया है, जहां से युवक का अवैध असलहे के साथ एक फोटो वायरल हुआ है। लखनऊ में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षद कल लेंगे शपथ। तो कल शपथ ग्रहण समारोह है। नवनिर्वाचित मेयर और सभी पार्षदों का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। मंडलायुक्त महापौर को शपथ भी दिलाएंगे। तो कल
शपथ ग्रहण समारोह है, पार्षदों को जिलाधिकारी शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। तो सूर्यपाल गंगवार कल पार्षदों को शपथ दिलाते हुए दिखाई देंगे, तो वही नवनिर्वाचित मेयर और पार्षद कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शपथ लेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान यानी कि IGP में कल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है, जहां प्रदेश के मुखिया यानी कि CM योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम दिग्गज नेता भी शिरकत करेंगे। वहीं मंडलायुक्त महापौर को शपथ दिलाएंगी, तो वहीं पार्षदों को जिलाधिकारी शपथ दिलाते हुए दिखाई देंगे। तो नवनिर्वाचित मेयर और पार्षद कल शपथ लेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है, जहां भाजपा के तमाम दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। दोनों डिप्टी CM के साथ ही CM योगी आदित्यनाथ भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। तो भाजपा को जिलाधिकारी, जो पार्षद है उनको जिलाधिकारी शपथ दिलाते हुए भी नजर आएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, कल नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह होना है, कितने बजे तक ये समारोह होगा और कौन कौन सा दिग्गज नेता समारोह में शिरकत करेंगे? जी मुस्कान, आपको बता दें कि हाल में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं। राजधानी लखनऊ में अगर बात की जाए तो संयुक्ता भाटिया के बाद अब नवनिर्वाचित पार्षद के तौर पर दूसरी महिला मेयर सुषमा खरकवाल कल उनका शपथ ग्रहण समारोह है। जिसमें बात करें तो राजधानी लखनऊ की मंडलायुक्त रोशम जैकब के द्वारा उन्हें शपथ दिलाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इसमें 110 वार्ड के पार्षद भी होंगे, जिन्हें जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार के द्वारा शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उन्हें शपथ दिलाया जाएगा। आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं नगर निगम के कार्यालय पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अब इसमें कैबिनेट के मंत्री और साथ ही साथ कई क्षेत्रीय नेता मौजूद रहेंगे। साफ तौर से अगर देखा जाए तो 110 वार्ड के पार्षदों को और एक नगर निगम के नए मेयर को कहीं ना कहीं गोपनीयता की शपथ दिलाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुषमा खरकवाल के हाथ में जो मेयर की कुर्सी मिली है, तो उन्हें लखनऊ के मेयर का ताज मिला है, वो क्या क्या बदलाव ले आती है शपथ। अच्छा विभांशु, जब बीते चुनाव में जब नतीजे आए थे निकाय चुनाव के, तो ये कहा गया था कि जो मेयर है वो एक विशेष तरह का गाउन पहनती है जिन्हें गदा दिया जाता है। तो क्या कल भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी जब सुषमा खरकवाल को एक गदा भेंट किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इसको लेकर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं और जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं, जो शिष्टाचार के स्वरूप यानी कि जो परंपरा रही है, उसके आधार पर कल राजधानी लखनऊ की नवनिर्वाचित मेयर सुषमा खरकवाल को गदा से सम्मानित भी किया जाएगा। साफ तौर से अगर देखा जाए तो ये परंपरा रही है राजधानी लखनऊ के मेयरों में कि जो भी नगर निगम का मेयर बनता है, चाहे बात की जाए सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जब मेयर थे, चाहे बात की जाए तो तमाम जो मेयर आज तक यहाँ अपने 5 सालों का कार्यकाल चलाए हैं, आज मेयर चुन के आए हैं, उन्हें रीति रिवाज के तहत गदा से सम्मानित किया जाता है। बिल्कुल धन्यवाद विभांशु, हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक अहम बैठक देखने को मिली है। आपको बताते चले कि बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। तहसीलों की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार जरूरी है। तो CM योगी आदित्यनाथ ने बैठक में ये दिशा निर्देश देते हुए कहा कि समयबद्धता और पारदर्शिता पर पूरी तरीके से जोर होना चाहिए, यानी कि ध्यान दिया जाना चाहिए। तो उत्तराधिकारी के प्रकरण ना रखे लंबित, समय सीमा के भीतर ही निस्तारण किया जाए। तो CM योगी आदित्यनाथ ने यह दिशा निर्देश दिया है कि सभी तहसीलों के काम में पारदर्शिता रखी जाए। वही दिसंबर तक तैयार हो पात्र ग्रामीणों की घरौनी। निवेशकों के दिए इंसेंटिव के मामलों को भी लंबित ना रखा जाए। CM योगी आदित्यनाथ ने बैठक में ये साफ तौर पर निर्देश दिया है। वहीं ये भी कहा है कि जो तहसील के काम है उसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता रखी जाए, उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, जिसके लिए बैठक में CM योगी आदित्यनाथ ने ये दिशा निर्देश दिए हैं। तहसीलों की जो कार्यप्रणाली है उसमें भी व्यापक सुधार जरूरी है। समयबद्धता और पारदर्शिता पर भी पूरा जोर होना चाहिए। तो CM योगी आदित्यनाथ ने ये दिशा निर्देश दिया है। उत्तराधिकारी के प्रकरण ना रखे जाए लंबित।
समय सीमा के भीतर ही निस्तारण करने के भी आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि दिसंबर तक पात्र ग्रामीणों की घरौनी पूरी तरीके से तैयार हो जानी चाहिए और निवेशकों के देय इंसेंटिव के मामले लंबित नहीं रहने चाहिए। तो सुबह के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में अहम दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिए हैं कि तहसीलों की जो कार्य प्रणाली है उसमें व्यापक सुधार होने की जरूरत है और व्यापक सुधार भी किया जाना चाहिए। समयबद्धता और पारदर्शिता पर पूरी तरीके से जोर होना चाहिए। उत्तराधिकारी के प्रकरण ना रखे लंबित, समय सीमा के भीतर ही निस्तारण किया जाना चाहिए। निवेशकों के देय इंसेंटिव के मामले भी लंबित नहीं रहने चाहिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो तहसीलों की कार्य प्रणाली है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक के जरिए अहम निर्देश दिए हैं कि तहसीलों की जो कार्य की प्रणाली है उसमें व्यापक सुधार होना चाहिए। किस तरीके से सुधार के दिशा निर्देश और दिए हैं सूबे के मुखिया ने? अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर में हर सप्ताह तहसील दिवस रखी जाती है, यानी कि समाधान दिवस रखी जाती है। समाधान दिवस में जो तहसील की तमाम जनता होती है वो अपनी समस्याओं को लेकर आती है और कहीं ना कहीं निदान के वास्ते वो तहसील दिवस पे जाती है। तो अब मुख्यमंत्री का निर्देश है कि तहसीलों की कार्य प्रणाली में सुधार किया जाए। अगर तहसील दिवस में कोई अपनी समस्या को लेकर आता है तो एक समय सीमा तय करके उनकी समस्याओं से जो तमाम पीड़ित हैं उनको निदान दिलाया जाए। उसी का मैं आपको बता दें कि विरासत और उत्तराधिकारी यानी कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है उसमें कहीं ना कहीं जो तमाम लोग होते हैं, जो तमाम जनता होती है, उसको लंबे अरसे तक दौड़ना पड़ता है, तमाम फाइलों से जूझना पड़ता है। इससे निदान दिलाने को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि विरासत और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी का हस्तांतरण है उसकी सीमा जल्द से जल्द समय सीमा पे की जाए। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया है कि दिसंबर तक जो ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोगों के घर है उनके घरौनी, जैसे खेतों के खतौनी होता है वैसे घरों के घरौनी को तैयार किया जाए और रिपोर्ट शासन को दी जाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो शाहजहांपुर में 13 छात्राओं के साथ यौन शोषण करने वाला कंप्यूटर टीचर गिरफ्तार किया है। तो छात्राओं के साथ यौन शोषण करने वाले शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। बीएसए के आदेश पर कंप्यूटर अनुदेशक की सेवाएं भी रद्द कर दी गई है। इंचार्ज अध्यापक और सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों ने इस दौरान जमकर हंगामा भी किया था। आपको बताते चले कि वही बीएसए ने कार्रवाई करते हुए अब शिक्षक को गिरफ्तार भी करवा दिया है। स्कूल के शौचालय से बरामद हुई थी आपत्तिजनक चीजें। गुस्साए ग्रामीणों ने अनुदेशक की कर दी थी पिटाई। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, छात्राओं के साथ यौन शोषण करने वाले शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अगर शिक्षक ही ये सारी हरकतें स्कूल में करेंगे तो आखिर बच्चे पढ़ने कहाँ जाए और बच्चों के भविष्य का क्या होगा फिर? देखिए मुस्कान, इससे पहले भी कई हरकतें ऐसी सामने आ चुकी है, क्योंकि इससे पहले की बात बता दूं आपको कि एक पुलिस वाला ही रक्षक भक्षक बन गया था, तो यहाँ शिक्षक भी भक्षक बन गया है। और शाहजहांपुर में 10 से 12 साल की की उम्र की जो 15 बच्चियों के साथ स्कूल में यौन शोषण का मामला सामने आया था और बच्चियों ने कंप्यूटर टीचर पर इसका आरोप लगाया है। एक सहायक अध्यापिका और प्रधानाचार्य पर भी मामले को दबाने का आरोप भी लगा है। और मामला सामने आने के बाद शनिवार को बच्चियों के परिजनों ने आरोपी टीचर को स्कूल में जमकर पीटा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। मामला तिलहर थाना क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल का है, जिसमें पुलिस ने प्रधानाचार्य समेत 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपी कंप्यूटर टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सागर, जिस तरीके से 13 छात्राओं के साथ शिक्षक ने अभद्रता की है, बदसलूकी की है, तो आज से पहले ये मामला आखिर सामने क्यों नहीं आ पाया?
देखिए कहीं ना कहीं इसमें मुस्कान सबसे बड़ी बात होती है कि जो बच्चियां हैं जिनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है उनकी हिम्मत की बात आती है। तो कहीं ना कहीं देखिए उन्होंने हिम्मत जताई और अपने परिजनों को बताया। परिजनों ने ये पूरा मामला जो है स्कूल प्रशासन के सामने रखा, उसके बाद ये पूरा मामला खुल के आया है। और कहीं ना कहीं देखिए 13 से 15 बच्चियां हैं जिसको मेडिकल के लिए भी भेज दिया गया है और असली हरकतें करने के बाद बच्चियों को ये धमकाता भी था। और एसएसपी शाहजहांपुर आनंद ने बताया कि आरोपी कंप्यूटर टीचर मोहम्मद अली पर 10 से 12 साल की बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। यह बच्चियां अलग अलग क्लास में पढ़ती हैं और मंगलवार को बच्चियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चियों के साथ गलत काम करने के बाद मोहम्मद अली उन्हें धमकाता भी था। और किसी भी बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सागर, हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बुलंदशहर में जिला कारागार में शौचालय में फंदे पर झूलता मिला बंदी। तो जिला कारागार में शौचालय में फंदे पर झूलता हुआ बंदी मिला है। प्रेमिका की हत्या के मामले में जिला कारागार में बंद था संदीप। अप्रैल महीने में बुलंदशहर के जिला कारागार में भेजा गया था बंदी। तो आपको बताते चले कि जांच में पता चला कि बंदी अपने साथी कैदियों से खुद बताता था बेकसूर। थाना छतारी के गांव कमोना का रहने वाला था ये बंदी। तो बुलंदशहर में जिला कारागार में शौचालय में फंदे पर झूलता एक कैदी का शव मिला है। तो जिला कारागार में एक कैदी का झूलता हुआ शव शौचालय में मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इकराम हमारे साथ जुड़े हैं। इकराम, आज एक शौचालय में कैदी ने फांसी का फंदा अपने गले में फंसा करके अपनी हत्या कर लिया, लेकिन वो लगातार जो अन्य कैदी थे उनसे खुद को बेकसूर बताता था। क्या कुछ था ये पूरा मामला? जी मैं मुस्कान आपको बता दूं, बुलंदशहर के जिला कारागार में शौचालय के फंदे पर झूलता मिला बंदी का संदीप का शव। प्रेमिका की हत्या के मामले में जिला कारागार में बंद था संदीप। अप्रैल महीने में बुलंदशहर जिला कारागार में भेजा गया था संदीप को जेल। ठीक है। और बुलंदशहर के थाना छतारी के गांव कमने का रहने वाला था संदीप। जी मुस्कान। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद इकराम, हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। कौशाम्बी में ट्रक मालिक ने जमकर की ड्राइवर की पिटाई। तो ट्रक मालिक ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई है। बीच बचाव के लिए आई महिला की भी इस दौरान मालिक ने जमकर पिटाई कर दी है। आपको बता दें कि ट्रक न चलाने के विवाद में पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। पिटाई का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है और इस दौरान हम तस्वीरों में ये देख सकते हैं जो मालिक है वो किस तरीके से ड्राइवर की पिटाई करता हुआ दिखाई दिया है। सैनिक कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। तो आपको बताते चले कि कौशाम्बी में ट्रक मालिक ने जमकर ड्राइवर की पिटाई की है। तो गोंडा में फर्जी जमीन बेनामा घोटाले का मामला। फर्जी जमीन बेमाने घोटाले का मामला जो है वो गोंडा से है, जहां घोटाले में गिरफ्तार एक और अभियुक्त की मौत की खबर है। तो घोटाले में गिरफ्तार हुए एक और अभियुक्त की मौत की खबर गोंडा से है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में हुई अभियुक्त राजकुमार की मौत। पुलिस ने रामपुर से अभियुक्त को इस दौरान गिरफ्तार भी कर लिया है। तो पुलिस द्वारा रामपुर से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी भी मौत हो गई है। पुलिस के सामने ही अभियुक्त ने पिया था एसिड। इससे पहले भी पुलिस अभिरक्षा में हुई थी, आरोपी की मौत हो गई। अब दूसरी मौत के बाद लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। घटना के बाद जिला अस्पताल को पुलिस ने छावनी में तब्दील किया है। तबियत खराब हुई, डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया, उनको बचाया नहीं जा सका। इस संबंध में जो विधिक कार्रवाई की जा रही है, पंचनामा भरा के आगे का कार्रवाई की जा रही है और इसके जो परिजन है उनसे भी वार्ता की जा रही है। ये भी विधिक कार्रवाई अमल में। इनको जब हिरासत में लिया गया था तो इन्होंने क्या पी लिया था? हॉस्पिटल में एडमिट कराया और बाद में कहीं और ले गए? पहले इनका जो इलाज वहाँ राम मनोहर लोहिया, हमने कहा राम मनोहर लोहिया में एडमिट कराओ। राम मनोहर लोहिया में एडमिट कराए, उनकी हालत गंभीर थी। हम लोगों ने कहा कि किसी तरह इलाज जो है प्राइवेट हो जाए, डॉक्टरों से हमने सलाह ली, मगर सिविल लाइन चौकी इंचार्ज जो है जबरन ना मुझे मिलने दिया जा रहा था, बिल्कुल नहीं मिलने दिया, कोई परिवार को नहीं मिलने दिया जा रहा। हाथ पैर मारे, ठीक है कि कम से कम दवा हो जाए, जितना मुकदमा तुम्हें लादना है उतना ला दो। मगर जबरदस्ती जो डॉक्टर का पैनल था संडे के दिन, इतवार के दिन, ठीक है, दूसरे डॉक्टर इमरजेंसी डॉक्टर से जबरन जो है किस तरीके से उन्होंने रिफर करवाया और जबरदस्ती हमारा सिग्नेचर चाहते थे कि सिग्नेचर तुम करो कि हम रिफर करा रहे हैं। हम वहाँ से भागे भी हैं।
क्या लापरवाही बरती गई सुरक्षा में उनके कि वो उनको एक इसकी जांच का विषय है, उच्च स्तरीय जांच का विषय है। कैसे उनको हार्पिक या एसिड पीने का पिलाया गया कि पिए, ये जांच का विषय है। क्योंकि इतनी बड़ी चूक, लापरवाही ये बयान करती है कि ये जो मामला था किसी अधिवक्ता की पुलिस कस्टडी में या जेल में डेथ हो गई है, उसकी बॉडी का जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम करवा दें। तो मैंने एक टीम गठित की है जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट और 2 डॉक्टर्स और लेके कि उसका नियमानुसार विद वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम करवा दिया जाए और जल्दी से जल्दी करवा दिया जाए। उनका ये भी था कि गर्मी का तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी गोंडा से मुजीब हमारे साथ जुड़े हैं। मुजीब, फर्जी घोटाले बेनामे के मामले में एक और अभियुक्त की मौत हो चुकी है, तो आखिर ये मौतें कैसे हो रही है और पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जी मुजीब। तो मुजीब से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, हम उनसे दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो आपको बताते चले कि पुलिस की अभिरक्षा में एक और अभियुक्त की मौत की खबर अब गोंडा से सामने आई है। ये वही अभियुक्त है जिसने पुलिस के सामने एसिड पिया था। इससे पहले भी पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त की मौत हो चुकी है और घटना के बाद जिला अस्पताल को पुलिस ने अब पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया है। तो फर्जी जमीन बेनामा घोटाले के मामले में गिरफ्तार एक अभियुक्त की भी मौत की खबर है। तो घोटाले में गिरफ्तार एक और अभियुक्त की मौत हुई है। इससे पहले भी एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया था जिसकी भी मौत हो चुकी है। गाजियाबाद में चोरों ने लाखों रुपए के केबल पर हाथ साफ किया है। लाखों रुपए के केबल पर चोरों ने हाथ साफ किया है। रैपिड एक्स ट्रेन की साइट से चोरों ने लाखों रुपए की केबल चोरी की है। इससे पहले भी रैपिड एक्स की साइट से लाखों की चोरी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही शुरू होगी रैपिड एक्स मेट्रो ट्रेन, लेकिन उससे पहले ही चोरों का आतंक इस ट्रेन की सर्विसेज पर देखने को मिला है। ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि इस दौरान चोरों ने लाखों रुपए के केबल पर अपना हाथ साफ किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, एक बार फिर से रैपिड एक्स ट्रेन की साइट से लाखों रुपए की केबल चोरी हुई है और इससे पहले भी केबल चोरी हो चुकी है। आखिर लगातार चोरों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? देखिए मुस्कान, आपको बता दूं ये गाजियाबाद का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार रैपिड है, उससे कई पुर्जे ऐसे जो बनाए जा रहे थे वो तक चोरी हुए। ये दोबारा एक मामला सामने आया है जहां पर लगभग तकरीबन 1250 मीटर के जो केबल तार है वो चोरों की तरफ से चोरी किए गए। हालांकि इनकी जो कीमत बताई जा रही है लगभग लाखों की कीमत है। हालांकि दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाली ये रैपिड मेट्रो जो है ये स्टार्ट होनी है। हालांकि अब आज कल की बात करें तो कल ही कुछ लोग भी आए थे जो कि यहाँ पर सेल्फी वगैरह खिंचवाने के लिए आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब बड़े सवाल उठ रहे हैं रैपिड रेल के ऊपर कि किस तरीके सुरक्षा व्यवस्था है जो कि रैपिड रेल की तरफ से जो की जा रही है। हालांकि चोर जो है अपना वो हाथ साफ कर रहे हैं, लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी दोबारा जो मामला सामने निकल कर आया है गाजियाबाद के अंदर जो 1250 मीटर का यानी वायर जो है वो वहां से चोरी हो जाता है। हालांकि वहां पर मौके पर सीसीटीवी वगैरह लगे हैं, वो भी पुलिस उसको खंगाल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेट्रो की तरफ से जो सुरक्षा होनी चाहिए वो सुरक्षा चाक चौबंद नहीं दिख रही है, जिसके बाद लगातार जो चोर हैं वो अपने चोरी को अंजाम देते हैं इस तरह से और लगातार वहां से फरार हो जाते हैं। जी मुस्कान। अभी आपने जिक्र किया कि सीसीटीवी से लगातार जो पुलिस है वो चोरों को खंगालने में जुटी है, तो क्या अपडेट मिल पा रही है? क्या चोरों की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुकी है? कितने चोर शामिल बताए गए हैं इस पूरी वारदात में? देखिए मुस्कान, आपको बता दूं कि लगभग मान के चले अगर 1250 मीटर यानी कि कई किलो वजन हो जाता है तारों का, ये एक व्यक्ति के या दूसरे व्यक्ति के करने से नहीं होगा। हालांकि इसमें कई लोग हो सकते हैं, ग्रुप के साथ ये चोर आए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है वहाँ मौके पर लगे सीसीटीवी वगैरह है उनको खंगालने का प्रयास कर रही है। जैसे ही पुलिस को अगर पता चलता है कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, तत्काल पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। हालांकि मुकदमा जो है वो अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर लिया गया, लेकिन जब इन लोगों की पहचान हो जाएगी, शिनाख्त हो जाएगी, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी तय है। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रवीण हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।